Good morning, children. Today I am going to teach class 10 history, chapter 3. Topic is nationalism in India. As you have seen, modern nationalism in Europe come to be associated with the formation of nation state. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belongings. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and defined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new mentioned identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आधुनिक राष्ट्रवाद जो यूरोप में आया था, उसने राष्ट्रवाद आने के बाद नए नए राज्यों का निर्माण हुआ और इससे लोगों की जो सोच समझ जो थी वो बदल गई, लोगों की सोच को में परिवर्तन ला दिया और लोगों की जो पहचान होती है, देश की जो पहचान होती है, उसकी एक अलग पहचान गढ़ी गई। न्यू सिम्बल्स एंड आइकन्स, नए प्रतीक और नए जो है ना प्रतीक आ गए, नए गीत, नए विचार लोगों के बीच आ गए। देश की सीमाएं जो है बदलने लगी। इन मोस्ट कंट्री द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी, अब लोगों की जो एक नई पहचान बनी थी वो कोई एक दिन की घटना नहीं थी, ये लंबी प्रक्रिया के बाद हुई थी। तो हमारा देश भारत में ये किस तरीके से विकसित हुआ, हमारा देश भी आखिर राष्ट्रवाद के रास्ते जो चला। इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कंसर्न टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हमारा भारत भी एक उपनिवेशवाद का शिकार देश था, जिस तरह वियतनाम और दूसरे सारे देश भी एक उपनिवेशवाद के शिकार थे और काफ़ी संघर्ष कर करके उन्होंने अपनी आज़ादी पाई थी। उसी तरह से हमारे भारत में भी जो है सो उस उपनिवेशवाद के खिलाफ जो है एक माहौल पैदा कर करके देश के अंदर राष्ट्रवाद पैदा किया गया था, जो देश की आज़ादी दिलाने में सहायक साबित हुई। पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म। तो भारतीय लोगों में जो एकता की जो भावना आई वो उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करके ही आई थी। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। उपनिवेशवाद के समय में भारतीय लोगों को जो उत्पीड़न किया गया था, उनको कष्ट पहुंचाया गया था, उनके पे अत्याचार किए गए थे। यही कारण था कि विभिन्न समूह के लोग आपस में जो है विचारों का आदान प्रदान कर करके आखिर उनमें एकता का भाव पैदा हुआ। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। लेकिन समाज के सभी समूह के जो लोग थे उनमें कॉलोनियलिज्म का विभिन्न तरह से प्रभाव हुआ था, एक ही तरह के प्रभाव सब पे नहीं पड़े थे। Their experience were varied and the notion of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement. महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब महात्मा गांधी कांग्रेस में आए तो उन्होंने आंदोलन को एक नया रूप दिया और इस आंदोलन में सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की कोशिश की। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। लेकिन ये जो एकता का जो भाव है वो बिना संघर्ष के हुए नहीं हो सकता था। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो हमारी जो पुस्तकें हैं, जो भारत का जो राष्ट्रवाद है वो प्रथम दशक से लेकर के जो है 20th सेंचुरी तक ये चला था। ये 20वीं सदी का जो शुरुआत का जो 10 साल जो था वो आखिर नेशनलिज्म जैसा भाव पैदा करने में ही लग गया। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। आखिर इस मूवमेंट को लेकर के अगर हम चलें
तो आपको 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से चलें। We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social group participated in the movement। तो हम यहाँ देखते हैं कि कांग्रेस जो है आखिर इस राष्ट्रीय आंदोलन को समाज के विभिन्न समूहों में किस तरीके से उसको फैलाया, लोगों का सहयोग किस तरीके से लिया, एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, लोगों के मन में जो है राष्ट्रवाद की भावना को किस तरीके से विकसित किया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नॉन कोऑपरेशन। In the years after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social group and developing new modes of struggle। 1919 के बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में खास करके नए क्षेत्रों में नए सामाजिक समूह जो थे उन्होंने संघर्ष का रूप बदल के रख दिया। यानी संघर्ष में जो था, स्ट्रगलिंग जो था, वो वेपन के सहारे नहीं थे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव। तो आखिर उसको किस तरीके से विकसित किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो बात हम कर रहे हैं ना, वो आपको आर्थिकी और राजनीतिक स्थिति को इस तरह से बदल के रख दिया था। इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फिनांस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को रक्षा खर्चों पे काफ़ी बढ़ाना पड़ा था रक्षा खर्चों को, और इसके लिए उसको लोन भी लेने पड़े थे। लेकिन युद्ध खत्म हो जाने के बाद उस लोन को चुकाने के लिए, उस कर्ज को चुकाने के लिए उसने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटीज वेयर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। उसने क्या किया, जो आयात शुल्क होता है उसे बढ़ा दिया और इनकम टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। Through the war years, prices increased doubling between 1913 and 1918। और ये भी हुआ कि युद्ध के समय में 1913 से 18 के बीच में जो खाने पीने की जो चीज़ें थी उसकी कीमतें दोगुनी हो गई, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। विलेजेस वेयर called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger। गांव में रहने वाले लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया जब उनकी मर्जी नहीं थी, उसके बावजूद भी। इससे गांव घर में जो है एक तरह का विरोध का वातावरण तैयार हुआ, लोग काफ़ी गुस्से में थे। Then in 1918 and 1920-21 crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food। 1918, 19 और 1920, 21 में देश के अलग अलग हिस्सों में फसलें बर्बाद हो गई, इससे अनाज की भारी कमी हो गई। This was accompanied by an influenza epidemic। उसी समय देश में जो फ्लू होता है उसका भी प्रकोप फैला हुआ था। According to the census of 1921, 1921 की जनगणना के मुताबिक 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic। 1921 में करीब 120 लाख से लेकर के 130 लाख लोग जो है इस अकाल और महामारी से मौत के मुंह में चले गए। People hope that their hardship would end after the war was over, but that did not happen। लोगों को ये उम्मीद थी, उनका जो दुर्भाग्य है, उनकी जो बदकिस्मती है, वो युद्ध के बाद ठीक हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। At this stage a new leader appeared and struggled a new mode of struggle। ठीक उसी समय में एक ऐसे नए
नेता का उदय हुआ जिन्होंने संघर्ष का एक नया स्वरूप तय किया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये विचार क्या था? आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1950। इतिहास में हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought. इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। Fought the racist regime with a novel method of mass agitation while he called सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद का बहुत भेदभाव था, गोरे काले का भेदभाव था। महात्मा गांधी ने वहाँ सत्याग्रह के द्वारा वहाँ सफलता पाई थी। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह में इस बात पर जोर डाला जाता था कि सत्य की जो शक्ति है तो उसके सहारे सत्य को खोज करके अगर हमारा इरादा सही है, हमारा जो सोचना सही है, तो हमें इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। इट स्टेट दैट इफ़ द कॉज वाज ट्रू, इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर हमारा लक्ष्य जो है वो सच है और हम जो है अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। तो जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए हमें किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। विदाउट सीकिंग वेगनेंस और बीइंग एग्रेसिव, न हमें उन पे हमला करना है न कोई आक्रामक रवैया अपनाना है। इस सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो हम लोग सत्याग्रही नॉन वायलेंस का सहारा लेकर करके बिना हथियार का प्रयोग किए हुए हम उनसे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसेंसस ऑफ ऑपरेशर। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशर हैड टू बी persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. और ये सत्य के लिए जो संघर्ष हुआ इसमें सफलता मिलनी शुरू हो गई। महात्मा गांधी believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. महात्मा गांधी का ऐसा विश्वास था कि नॉन वायलेंस का जो सिद्धांत है, उसका जो धर्म है, वह हमारे भारतीय लोगों में एकता का संचार करेगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। महात्मा गांधी को जब इसमें सफलता मिलने लगी तो महात्मा गांधी ने इनका सफल प्रयोग जो है अलग अलग स्थानों पे करना शुरू कर दिया। इन 1916 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. 1916 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में आए थे। वहाँ के किसान जो थे बहुत पीड़ित थे, परेशान थे, बिकॉज उनसे ज़बरदस्ती उनको इंडिगो फार्मिंग करने के लिए प्रेशर बनाया गया था। Then in 1907 he organized a satyagraha to support the peasant of खेरा district of गुजरात। 1917 में उन्होंने खेरा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में पड़ता है वहाँ किसानों की बहुत दुर्दशा थी। उनके लिए उनकी फसलें चौपट हो गई थी और उन्हें भारी टैक्स भरना था जिसे वो चुकाने में असमर्थ थे। Affected by crop failure and plague epidemic, the peasants of Khera could not pay the revenue and we are demanding that revenue collection be relaxed. खेरा में फसलें चौपट हो गई थी और महामारी का प्रकोप था, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। वह कहती थी किसी भी सूरत में तुम्हें ये राजस्व देना ही होगा।
In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagrahi movement amongst cotton mill workers. और 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए। वहाँ के सूती मिल में काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी दशा बहुत ख़राब थी। उनसे बहुत ज़्यादा काम लिए जाते थे और उनको उनका मुआवजा सही से नहीं मिलता था, बल्कि उनका बहुत शोषण होता था। अगर किसी दिन मशीन अगर नहीं चल पाता था तो उस दिन उनके पैसे नहीं मिलते थे। अगर काम करते हुए उनके एक्सीडेंट हो जाए, उनका हाथ कट जाए, तो उनको उसके लिए कोई जीवन सुरक्षा नहीं था। द रॉलेट एक्ट embodied with the success, Gandhi in 1919 decided to launch a national-wide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919। महात्मा गांधी को जब इस तरीके से सफलता मिलनी शुरू हुई तो 1919 में महात्मा गांधी ने फैसला लिया कि वो रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध करेंगे। This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council। ये कानून बहुत जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करा लिया गया था। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, जबकि भारतीय सदस्य इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। इट गैव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। इस बिल के पास हो जाने से सरकार के पास असीमित शक्ति प्राप्त हो गई थी और वो अब और ज़्यादा लोगों पे अत्याचार कर सकते थे। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पुलिस प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। अब बगैर मुकदमा किए हुए उनको डिटेंशन कैंप में, उनको जेल में रखा जा सकता था। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ which would start with a battle on 6 अप्रैल। महात्मा गांधी जो है इसको जो है अन्यायपूर्ण कानून मानते थे। इस कारण महात्मा गांधी ने असहयोग का, नॉन वायलेंट, अहिंसा और असहयोग का सहारा लेकर करके 6 अप्रैल को इसे शुरू किया। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़। अलग अलग शहरों में रैलियां होनी शुरू हुई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स। जो मजदूर थे वो रेलवे वर्कशॉप पे जाकर के हड़ताल करना शुरू कर दिए। एंड शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दी गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केयर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड। यही नहीं बल्कि रेलवे और टेलीग्राफ था उसको भी जो है ना नुकसान पहुंचाया गया। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। ब्रिटिश प्रशासकों ने ये निर्णय लिया कि जो ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं उनको गिरफ्तार कर करके उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा। लोकल लीडर्स वेयर पिक्ड ऑफ फ्रॉम अमृतसर। जो अमृतसर में वहाँ के जो स्थानीय नेता थे उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एंड महात्मा गांधी वाज बैर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली प्रवेश करने से रोक दिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे। 10 अप्रैल तक जो अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से एक जुलूस निकाली गई, उस पे हमला कर दिया गया, गोली चला दी गई। ये उकसाने वाला कदम था। इसका रिजल्ट में बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे को निशाना बनाया गया। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, यानी सेना के हवाले। एंड जनरल डायर टू कमांड, और इसका कमांडिंग जनरल डायर के हाथों में दे दी गई। द रेसिस्ट रिजाइम विथ ए नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच कॉल सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि वो अहिंसा का सहारा तो नहीं लेंगे, वो अहिंसा के रास्ते पे
चलेंगे, कोई भी वेपन यूज नहीं करेगा। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पीपल ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। इट सजेस्टेड दैट इफ द वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, then physical force not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance, being aggressive, a satyagrahi could win the battle through violence. This could be done by appealing to the conscience oppressor people, including the oppressor. तो यहाँ हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी का जो ये प्रयोग था वो काफ़ी सफल रहा और रॉलेट एक्ट के जरिए जो है महात्मा गांधी ने जो है ब्रिटिश सरकार को जो है सो काफ़ी चिताया। और इस रॉलेट एक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।